दोस्तों, ईरान ने एक ऐसा कूटनीतिक पासा फेंका है जिसने भारत की विदेश नीति को एक बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। ताज़ा और बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधिकारिक रूप से शामिल होने का न्योता भेजा है। अब भारत के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह है कि अगर पीएम मोदी ईरान जाते हैं तो हमारा वर्तमान का सबसे करीबी डिफेंस पार्टनर इजराइल और सुपर पावर अमेरिका भड़क सकते हैं, क्योंकि इजराइल अमेरिका ने ही मिलकर खामनेई को निशाना बनाया था। और दूसरी तरफ अगर मोदी जी इस निमंत्रण को ठुकराते हैं तो ईरान के साथ भारत के चाबहार पोर्ट जैसे अरबों डॉलर के रणनीतिक प्रोजेक्ट्स और अफगानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया जाने वाला हमारा अहम ट्रेड रूट खतरे में पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम इसी जियोपॉलिटिकल चक्रव्यूह को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि खामनेई की मौत वाली रात असल में क्या हुआ था, ईरान 2 करोड़ लोगों की भीड़ क्यों जुटा रहा है और भारत इस कूटनीतिक माइनफील्ड से कैसे सुरक्षित बाहर निकल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। दोस्तों, इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर संयुक्त हमला किया था, उनका मुख्य टारगेट थे अयातुल्ला अली खामनेई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि CIA और मोसाद ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सस्पेंस है। कई खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि खामनेई को हमले की भनक लग चुकी थी। अमेरिका और इजराइल जब हमले की फिराक में थे तब खामनेई चाहते तो अंडरग्राउंड बंकर्स में छिप सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने घर में ही रहना चुना। उन्होंने शहादत को गले लगाना बेहतर समझा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अमेरिका के हाथों उनकी जान जाती है तो जो ईरान हिजाब विवाद और अंदरूनी कलह से टूट रहा था वह रातों रात एकजुट हो जाएगा, और हुआ भी बिल्कुल यही। आज पूरा ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक चट्टान की तरह खड़ा है। हमले के बाद ईरान की सत्ता में कोई वैक्यूम नहीं आया। ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने तुरंत कमान संभाली और खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई ने मोर्चे को लीड किया। उन्होंने पूरी बाजी पलट दी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसे अमेरिका को झुककर शांति समझौता करना पड़ा। अब शांति समझौता हो गया तो ईरान ने अपनी असली ताकत दुनिया को दिखाने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया, द ग्रेट फेडरल। 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक राजधानी तेहरान, कुम और मशहद में जनाजा निकाला जाएगा और ईरान का दावा है कि इसमें लगभग 2 करोड़ लोग सड़कों पर उतरेंगे। याद रखिए, 1989 में जब अयातुल्ला खुमैनी का निधन हुआ था तब 1 करोड़ की भीड़ उमड़ी थी, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और अब यह रिकॉर्ड टूटने वाला है। लेकिन इस 2 करोड़ की भीड़ से सबसे ज्यादा पसीना किसे आ रहा है? अमेरिका को नहीं, यह पसीना आ रहा है GCC यानी गल्फ देशों को, UAE, कतर, ओमान और बहरीन जैसे देश। सोचिए, UAE, कतर और बहरीन जैसे देशों की कुल आबादी मिला दें तो भी वह 2 करोड़ नहीं होती। ईरान सिर्फ एक जनाजे में इन देशों की पूरी आबादी से ज्यादा लोग सड़कों पर खड़ा कर रहा है। यह एक भयंकर साइकोलॉजिकल प्रेशर है। ईरान इस संदेश के साथ दुनिया के सभी बड़े नेताओं को बुला रहा है कि आओ और हमारी ताकत देखो। पाकिस्तान के PM ने हामी भर दी है, लेकिन ईरान की सबसे बड़ी चाहत है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ के लीडर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इवेंट में आए। अब यहाँ भारत के लिए एंट्री होती है धर्म संकट की। भारत तुरंत हाँ क्यों नहीं बोल पा रहा है? तो इसकी पहली वजह है इजराइल। जिस दिन ईरान पर हमला हुआ उससे 2 दिन पहले ही PM मोदी इजराइल में थे। हमले के बाद जब दुनिया में हलचल मची तब भारत ने ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर शोक जताने में काफी समय लगा दिया। इजराइल आज हमारा टॉप डिफेंस पार्टनर है। अगर मोदी जी ईरान जाते हैं तो इजराइल को सीधा मैसेज जाएगा कि उनके दुश्मन के साथ भारत खड़ा हो रहा है। दूसरी और सबसे बड़ी वजह है IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। G20 में भारत ने अमेरिका, UAE, सऊदी अरब और इजराइल के साथ मिलकर एक बहुत बड़े ट्रेड रूट की घोषणा की थी। यह रूट भारत से शुरू होकर अरब देशों और इजराइल के हाइफा पोर्ट से होते हुए यूरोप तक जाता है। हाल ही में ब्रिक्स की मीटिंग में ईरान ने UAE पर आरोप लगाया कि उन्होंने इजराइल की मदद की, यानी ईरान UAE इजराइल की दोस्ती से चिढ़ा हुआ है। भारत इन दोनों यानी UAE और इजराइल का जिगरी दोस्त है। ऐसे में ईरान भारत को अपने पाले में खींचने के लिए यह इन्विटेशन देकर एक जियोपॉलिटिकल ट्रैप बिछा रहा है। तो क्या भारत को ईरान का न्योता फाड़कर फेंक देना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। पाकिस्तान हमें अफगानिस्तान जाने का रास्ता नहीं देता, इसलिए हमने ईरान का चाबहार पोर्ट डेवलप किया। अगर हम ईरान से रिश्ते तोड़ते हैं तो ईरान हमसे मात्र 70 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर बैठे चीन को चाबहार भी सौंप देगा। चीन तो पैसों का बैग लेकर तैयार बैठा है। एक समय था जब भारत ईरान से दबाकर सस्ता तेल खरीदता था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काटसा नाम का एक कानून लगाकर ईरान पर प्रतिबंध थोप दिए। अमेरिका ने भारत को धमकी दी कि अगर ईरान से ट्रेड किया तो तुम पर भी सैंक्शन लगा देंगे।
मजबूरी में भारत को ईरान से अपना व्यापार जीरो करना पड़ा। ईरान आज तक इस बात का ताना भारत को मारता है कि तुमने अमेरिका के डर से हमें छोड़ दिया। आज जब अमेरिका के सैंक्शन कमजोर पड़ रहे हैं, ईरान चाहता है कि भारत वापस उससे तेल खरीदे। तो सवाल वही है, भारत का अगला कदम क्या होगा? दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन में भारत चाणक्य नीति पर चलता है। हम रूस से भी तेल खरीदते हैं और अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास भी करते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि पीएम मोदी का खुद ईरान जाना बहुत बड़ा रिस्क होगा। पश्चिमी देश और इजराइल इसे गलत तरीके से ले सकते हैं, लेकिन भारत ईरान को नाराज भी नहीं करेगा। भारत इसका बीच का रास्ता निकालेगा। बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि भारत सरकार अपनी तरफ से किसी बड़े रिप्रेजेंटेटिव को इस जनाजे में भेजे। अगर इससे पहले की बात करें तो मई 2024 में जब ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। भारत सरकार की ओर से शोक व्यक्त करने और आधिकारिक अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए तेहरान गए थे। इसके पहले भी देखें तो अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के रूप में नितिन गडकरी ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने तेहरान गए थे। इस दौरान उन्होंने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के विकास को लेकर भी बातचीत की थी। इसके बाद जुलाई 2024 में भी नितिन गडकरी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने तेहरान गए थे। तो संभावना यही है कि 4 से 9 जुलाई के बीच भारत की तरफ से कोई सीनियर कैबिनेट मंत्री या उपराष्ट्रपति ईरान जाएंगे। इससे ईरान का सम्मान भी रह जाएगा और इजराइल अमेरिका से रिश्ते भी नहीं बिगड़ेंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही परमानेंट दुश्मन। सिर्फ देश के हित परमानेंट होते हैं। भारत को मिडिल ईस्ट में बैलेंस भी बनाना है और अपने प्रोजेक्ट्स भी बचाने हैं। अगर आपको यह जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आपके अनुसार इजराइल और ईरान में से भारत के लंबे भविष्य और सुरक्षा के लिए कौन सा देश ज्यादा महत्वपूर्ण साझेदार है और क्यों? हमें कमेंट्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपकी जो भी राय है उसे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।